गुड इवनिंग बच्चों। तो हम आ गए हैं आप लोग के लिए इलेक्ट्रोस्टैट में जेई एडवांस के क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल में देखते हैं। और खास करके पिछले 2-3 सालों में जेई एडवांस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड बहुत ही माइनर कॉन्सेप्ट पे लगातार क्वेश्चंस रिपीट किया गया है। जैसे हम लोग आज ऐसे दो क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे। और जब आप पीवाईक्यूज को देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे आपसे पूछा गया है और बड़ा ही माइन्यूट कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमें गॉस लॉ का पता होना चाहिए और थोड़ा सा सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। जैसे हमारे सामने ये क्वेश्चन है जो एडवांस 2022 में पूछा गया है और ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने आगे लिया है। ये क्वेश्चन आप सब पहचान रहे होंगे, इसी साल 2024 में, इस साल ये 2024 जेई एडवांस का ये क्वेश्चन है, इसी साल का ये क्वेश्चन है। और 22 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, 24 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। और आई होप कि आपको वो कॉन्सेप्ट और वो जो तरीका है फ्लक्स इन टर्म्स ऑफ सॉलिड एंगल अगर आपको पता है तो हो सकता है कि प्रोबेबली आगे वाले जो भी आप एग्जाम में बैठेंगे, जेई एडवांस या जेई मेन, उसमें ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प कर सकता है। तो एक ये क्वेश्चन देखेंगे एंड देन आफ्टर ये इसी साल 2024 का एक क्वेश्चन है जो बेसिक डाइपोल के कॉन्सेप्ट पे आपसे पूछा गया है। हम लोग आज इसकी भी चर्चा करेंगे, डिटेल में जानेंगे। इन 3 क्वेश्चंस को आज हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन से, लेकिन इन क्वेश्चंस को करने के लिए मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज कराना चाहूंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स और खास करके इन टर्म्स ऑफ सॉलिड एंगल। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बच्चे जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि पास करता है किसी सरफेस से, दैट इज सिंपली इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं कि गॉस साहब कहते हैं कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, ये अपने चारों तरफ स्पेस में जो नेट फ्लक्स रिलीज करता है वो होता है नेट फ्लक्स। वो होता है, कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हम एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में अभी हम लोग गॉस लॉ की चर्चा कर रहे हैं और हम एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू को लेके चल रहे हैं कि एक प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है तो ये अपने सराउंडिंग में चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करता है, इमिट करता है। मतलब ऐसा मानते हैं हम लोग कन्वेंशनली कि प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलते हैं और वो जाके अगर आइसोलेटेड है तो वो सारे के सारे फील्ड लाइंस कहाँ टर्मिनेट होते हैं, इंफिनिटी पे टर्मिनेट होते हैं। तो नेट फ्लक्स, कोई भी पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, नेट फ्लक्स जो है वो जो इमिट करता है वो होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि जो ये पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, इसको ये जो क्लोज सरफेस है, जो मैंने ये सरफेस लिया, इसको बच्चे जानते हैं कि इसका नाम है गॉसियन सरफेस। तो ये जो क्लोज सरफेस हमने लिया है, ये पूरा का पूरा क्लोज सरफेस इस प्लस क्यू चार्ज के लोकेशन पे जो टोटल सॉलिड एंगल क्रिएट कर पा रहा है, सॉलिड एंगल जो बना रहा है वो कितना है, वो है 4 पाई स्टेरेडियन। तो यहां पे चर्चा होती है कि सॉलिड एंगल क्या है। तो सॉलिड एंगल किसी एरिया के द्वारा किसी एक कंसर्न पॉइंट पे क्रिएट किया गया 3D एंगल है। जैसे अगर हम बात करें कि मेरे पास अगर ये आर्क है, सपोज करिए कि ये हमारे पास एक आर्क है। अब ये आर्क जो किसी एक पॉइंट पे एंगल क्रिएट करता है, जिसको हम लोग बहुत सिंपल तरीके से 8th 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और रेडियन में अगर इसको हम मेजर करते हैं तो बच्चों को पता है कि ये जो थीटा होता है इसको सर लिखा जाता है आर्क लेंथ बटा रेडियस। तो ये ध्यान रखिए कि ये जो एंगल आप मेजर करते हैं ये हमारा कौन सा एंगल है भाई, ये 2D एंगल है, ये 2 डायमेंशनल एंगल है, ये प्लेनर एंगल इसको बोलेंगे हम, क्योंकि ये आर्क के द्वारा सब्टेंड किया जा रहा है। तो हम बात करते हैं कि लेट से कि हमारे पास एक डिस्क है, ये डिस्क है और ये डिस्क जो है मान लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न है, पॉइंट पी, ये हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न है, पॉइंट पी।
अब मेरे को क्या करना है, इस डिस्क के हर पॉइंट से इस पी पॉइंट को मिलाना है, हर पॉइंट से। ये जो डिस्क का पेरीफेरी है उसके हर पॉइंट से इस पी पॉइंट को मिलाएं, तो आई थिंक कि आप मूंगफली वाला जब मूंगफली में कागज का जब बना के आपको देता है तो आप देखते होंगे कि उसका जो अपर पार्ट है वो एक ओपन एरिया की तरह होता है, और जो वो पॉइंट है जहां से वो घूमता है वहां पे एक 3D एंगल क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। अगर आप इस डिस्क के हर पॉइंट से अगर आप इसको मिलाइएगा तो एक तरह से आपको एक सॉलिड एंगल यहाँ क्रिएट होगा। अगर आप हर पॉइंट से इसको मिलाइएगा तो यहाँ एक सॉलिड एंगल बनेगा, 3D एंगल बनेगा, और इसको हम लिखते हैं ओमेगा से, रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन ये यूनिट होता है। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं मैथमेटिकली, तो इसको डिफाइन करते हैं एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अगर मान लीजिए कि इसका एरिया है और ये आर मान रहे हैं, तो सॉलिड एंगल का जो बेसिक डेफिनेशन है वो है एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये अंतर है आपके प्लेनर एंगल में, और ये है आपका 3D एंगल जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सॉलिड एंगल। अब एक चीज जो सब बच्चों को याद रखना होता है वो ये है कि लेट से कि ये हमारा डिस्क है और ये पॉइंट है जहां पे इस डिस्क ने कुछ सॉलिड एंगल क्रिएट किया, तो हम इस सॉलिड एंगल को, ये 3D एंगल है, ध्यान रखेंगे कि सॉलिड एंगल कैसे बन रहा है, उस डिस्क के हर पॉइंट से इस पी पॉइंट को मिला रहे हैं, तो यहाँ पे एक 3D एंगल बन रहा है, तो इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर 2D की बात करें तो आप देखिए कि हम यहाँ पे एक सेमी वर्टेक्स एंगल क्रिएट कर रहे हैं थीटा। तो सॉलिड एंगल और इस सेमी वर्टेक्स एंगल में एक रिलेशन है जिसको कि बच्चे याद रख सकते हैं, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। फिजिक्स में ये जो है हमको याद रखना होता है कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन सेमी वर्टेक्स एंगल एंड सॉलिड एंगल विच इज इक्वल टू, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आप इसका डेरिवेशन मैथ्स में कर सकते हैं और करते भी हैं। एज फॉर एग्जाम्पल लेट से कि हमारे पास एक स्फीयर है, हमारे पास एक स्फीयर है, और मैं अगर आपसे बोलूं इस स्फीयर के द्वारा इसके सेंटर पे पी पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल क्रिएट होगा, तो कैसे करेंगे, तो स्फीयर के हर पॉइंट से उस पी पॉइंट को मिलाना है, पूरा एक 3D एंगल बनेगा। पूरा कंप्लीट सॉलिड एंगल कितना बनेगा, पूरा कंप्लीट सॉलिड एंगल बनेगा, तो अगर आप इसको अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो ये जो सॉलिड एंगल बनेगा ये बनेगा 4 पाई एस्टे रेडियन, 4 पाई एस्टे रेडियन। सर ये कैसे आया, ये कैसे आया, तो ये कैसे आया, तो अभी अभी हमने जस्ट पीछे गौर से देखिए यहाँ पे सॉलिड एंगल का डेफिनेशन देखा था, एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आप इस कॉन्सेप्ट का यूज कीजिए तो एक स्फीयर के द्वारा उसके सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल बन रहा है तो हम निकाल सकते हैं। स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया बच्चों को पता है 4 पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो ये कट गया, तो सॉलिड एंगल कितना बन रहा है 4 पाई एस्टे रेडियन। एक स्फीयर के द्वारा उसके इंटरनल पॉइंट पे जो सॉलिड एंगल क्रिएट हो रहा है वो कितना क्रिएट हो रहा है 4 पाई एस्टे रेडियन। अच्छा अगर मान लीजिए कि हम स्फीयर को हटा के अगर हम हेमी स्फीयर कर देते हैं, सपोज कीजिए कि हमने एक हेमी स्फीयर ही क्रिएट किया, स्फीयर को छोड़ दीजिए, एक हेमी स्फीयर क्रिएट किए जिसका की रेडियस लेट से आर है, और हमने बोला कि इसके इस सेंटर पॉइंट पे, इस सेंटर पॉइंट पी पे कितना सॉलिड एंगल इस हेमी स्फीयर ने क्रिएट किया। ये जो हमारे पास है ये कंप्लीट स्फीयर नहीं है, ये हेमी स्फीयर है। अगेन अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सॉलिड एंगल की बात करें तो एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो बच्चे जान रहे हैं कि हेमी स्फीयर का एरिया कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यानी एक हेमी स्फीयर के द्वारा उसके यहाँ सेंटर पे जो सॉलिड एंगल क्रिएट हो रहा है वो कितना हो रहा है भाई 2 पाई एस्टे रेडियन। चलिए एक कैलकुलेशन और कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक डिस्क है जिसका कि रेडियस मान लीजिए आर है, ये डिस्क का रेडियस आर है, इसके सेंटर से 2r दूरी पर एक पॉइंट है पी। लेट से अगला सिचुएशन,
ये एक डिस्क है, डिस्क का रेडियस r है और इसके सेंटर से 2r दूरी पे पॉइंट P है। अगर मेरे को पता करना है कि इस पूरे डिस्क ने इस P पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल क्रिएट किया, बड़ा इजी है। सबसे पहली बात कि हम सेमी वर्टेक्स एंगल निकालेंगे, तो लेट से कि सेमी वर्टेक्स एंगल थीटा है। अब जब थीटा निकाल लिया तो मेरे को फॉर्मूला पता है सेमी वर्टेक्स एंगल के टर्म में सॉलिड एंगल का फॉर्मूला 2π1 माइनस कॉस थीटा। तो यहां से बस क्या करना है भाई, कॉस थीटा का वैल्यू पढ़ना है। तो कॉस थीटा अगर पढ़ोगे तो बेस बाई हाइपोटेनस, बेस जो है 2r है, बेस जो है 2r है, हाइपोटेनस निकालना होगा। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो आई थिंक इतना तो क्लियर है कि अंडर रूट 5r² मतलब √5r हो गया इसका क्या, हाइपोटेनस। तो यहां से cos थीटा लिख सकते हैं 2r बटा √5r। तो यहां से आप निकाल सकते हैं कि जो इस डिस्क के द्वारा यहाँ सॉलिड एंगल बना 3D एंगल, सर उसका वैल्यू हम लिख सकते हैं 2π1 माइनस और cos थीटा का वैल्यू बेस बाई हाइपोटेनस 2r बाई √5r। तो आई थिंक 2 बाई √5 और ये हमारा स्टेरेडियन में हमारा आंसर हो जाएगा। तो मतलब कि इस तरह से आप किसी भी बॉडी के द्वारा इंटरनल पॉइंट पे, एक्सटर्नल पॉइंट पे आप 3D एंगल निकाल सकते हैं। और दो कॉन्सेप्ट का यूज हम कर रहे हैं, एक तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ सॉलिड एंगल दैट इज द एरिया डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और एक और कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं वो सॉलिड एंगल इन टर्म्स ऑफ सेमी वर्टेक्स एंगल। यहां ध्यान रखेंगे जो थीटा हम यूज कर रहे हैं ये हमारा कौन सा एंगल है भाई, सेमी वर्टेक्स एंगल। तो चलिए अब हम थोड़े से गॉस लॉ जो कि पॉइंट चार्ज के कारण है उसको थोड़ा सा हम सॉलिड एंगल के टर्म में बात कैसे बात करते हैं, तो इसको जरा सा हम लोग देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। मान लीजिए कि ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है और ये चारों तरफ से क्लोज सरफेस से घिरा हुआ, क्लोज सरफेस से घिरा हुआ। अच्छा ये क्लोज सरफेस से घिरा हुआ है, तो अपने को पता है कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है सर, ये चारों तरफ 3D में इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। दीज आर द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्योंकि प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है चारों तरफ और ये 3D निकल रहा है जैसे बल्ब की तरह। तो मतलब कि ये जो पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है ये पूरे अपने पूरे सराउंडिंग में 3D में कितना नेट फ्लक्स पास कर रहा है, तो सर हमको पता है कि ये प्लस क्यू जो नेट फ्लक्स पास कर रहा है वो कर रहा है Q बाई एप्सिलॉन नॉट एज पर गॉस लॉ। अच्छा अगर मैं ये पूछूं कि ये जो फ्लक्स है इसमें कितने सॉलिड एंगल का कंट्रीब्यूशन है, तो ये जो पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है ये अपने चारों तरफ में 4π स्टेरेडियन सॉलिड एंगल में इतना फ्लक्स इमिट कर रहा है। तो मैं लिख सकता हूं कि जो इतने फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन है वो कितने सॉलिड एंगल में है, तो सर 4π स्टेरेडियन सॉलिड एंगल में इतना नेट फ्लक्स पास हो रहा है। चलिए हम बात करते हैं कि सर 4π स्टेरेडियन सॉलिड एंगल में जो Q का फ्लक्स है वो कितना है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा तो यूनिट स्टेरेडियन सॉलिड एंगल में कितना कंट्रीब्यूशन है फ्लक्स का, तो Q बाई 4π एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा हो गया यूनिट सॉलिड एंगल में। रही बात कि अगर सॉलिड एंगल की बात अगर मान लीजिए हमने कहा लेट्स से, अगर मैंने बोला भैया सॉलिड एंगल ओमेगा अगर है कोई और, इसमें कितना फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन होगा, तो हम आराम से लिख सकते हैं Q बाई 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा। तो हम इस बात को यूज कर सकते हैं और ये बड़ा बड़ा सिंपल है, ये यूनिटरी मेथड का मैथमेटिक्स है। तो हम इसका यूज करके, बस इस कॉन्सेप्ट का यूज करके एडवांस में पिछले 5 सालों में 3 बार इस लॉ का यूज करके, गॉस लॉ का यूज करके और सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट का यूज करके आपसे पिछले 5 साल में 3 बार वो सवाल पूछ चुका है। तो हम एक एक करके अब उन सवालों पे चलते हैं। इन बातों को हम आई थिंक कि बच्चे समझ गए होंगे। आइए हमारे पास जो सवाल है उसकी बात हम कर लें। आते हैं हम पहले सवाल। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये जेई 2000, ये आपका जेई 2022 का सवाल है, आप देख सकते हैं पीवाईक्यू में। तो जेई 2022 का पेपर है, उसी का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन का क्या कह रहा है एक बार रीड करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है अ चार्ज
Q is surrounded by a closed surface consisting of an inverted cone of height h and base radius r and a hemisphere of radius capital R as shown in the figure. The electric flux through conical surface is NQ by 6 एप्सिलॉन नॉट। देखो क्या कह रहा है कि एक क्लोज सरफेस है जिसमें एक हेमी स्फेरिकल सरफेस और एक कोन वाला सरफेस है और यहाँ बीच में एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया गया है। एक बार यहाँ देखेंगे, यहाँ प्लस क्यू चार्ज बीच में यहाँ रख दिया गया है। तो पूछ रहा है कि ये जो आपका कोनिकल सरफेस है, सिर्फ कोनिकल सरफेस से, इस कोनिकल सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन है वो क्वेश्चन में दिया है एन क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट और आपसे एन का वैल्यू पूछा जा रहा है। दिस इज द क्वेश्चन जेईई एडवांस 2022। अच्छा समझ रहा है कि ठीक है सर, अगर मेरे को निकालना है तो क्या कहें, इसमें कैसे बनाएं हम? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो हमारे पास तो बेसिक तरीका है ई डॉट डी एस, फिर छोटा सा आपको एरिया का एलिमेंट लेना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, काफी टीडियस हो जाएगा। बच्चा जो है सॉलिड एंगल वाले कॉन्सेप्ट को अगर ध्यान में रखे तो ये क्वेश्चन विद इन मिनट का है। कैसे? तो देखो, अगर ये क्यू चार्ज को देखा गया तो मान लेते हैं कि हेमी स्फेरिकल सरफेस को हम पार्ट 1 बोल देते हैं और कोनिकल सरफेस को पार्ट 2 बोल देते हैं। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिलके पूरी तरह से इस क्यू को इनक्लोज किए हुए हैं। इसका मतलब कि इस पूरे के पूरे जो हमारा क्लोज सरफेस है, इससे निकलने वाला जो नेट फ्लक्स होगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। सही है। तो मतलब कि सर हम यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं? देखो, हम यूज कर सकते हैं फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 दैट शुड बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट एज पर गॉस लॉ। भाई हेमी स्फेरिकल सरफेस और कोनिकल सरफेस दोनों से जो फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन होगा, अगर उसको मैं जोड़ू तो वो आना चाहिए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सही है सर। अच्छा, इसमें देखो जो हमारा सरफेस 1 है वो हेमी स्फेरिकल सरफेस है। अभी अभी हमने निकाला कि हेमी स्फीयर के द्वारा इस क्यू पॉइंट पे जो सॉलिड एंगल का कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? 2 पाई स्टे रेडियन। सही है। अच्छा, दोनों सरफेस का मिला के कितना कंट्रीब्यूशन होगा टोटल इंटरनल पॉइंट पे सॉलिड एंगल का? 4 पाई स्टे रेडियन। अभी अभी हमने जस्ट डिस्कस किया। इसका मतलब ये है कि सर सॉलिड एंगल बाई हेमी स्फीयर इज 2 पाई स्टे रेडियन। तो सर अगर 2 पाई स्टे रेडियन सॉलिड एंगल क्रिएट कर पा रहा है कौन? हेमी स्फीयर। तो सर हम आराम से कह सकते हैं कि सॉलिड एंगल बाई कोनिकल सरफेस के द्वारा सर उसी चार्ज के लोकेशन पे कितना सॉलिड एंगल बना? इंटरनल पॉइंट पे पूरे क्लोज सरफेस के लिए टोटल 4 पाई स्टे रेडियन, उसमें से हेमी स्फीयर ने कितना सबटेंड कर दिया? 2 पाई स्टे रेडियन। तो पक्का है कि कोनिकल सरफेस भी कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा? तो सर स्टे रेडियन, 2 पाई स्टे रेडियन। इसका मतलब क्या हुआ? 4 पाई स्टे रेडियन सॉलिड एंगल में टोटल कंट्रीब्यूशन है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें से 2 पाई स्टे रेडियन सॉलिड एंगल का कंट्रीब्यूशन किसका है? हेमी स्फीयर का। और आधा मतलब 2 पाई सॉलिड एंगल का कंट्रीब्यूशन किसका? इसका कोनिकल सरफेस का। इसका मतलब तो ये हुआ कि सर फ्लक्स थ्रू कोनिकल सरफेस इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई। कैसे लिखा? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये पर यूनिट सॉलिड एंगल से फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन अभी अभी हमने निकाला था जस्ट। तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पर यूनिट सॉलिड एंगल फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन है। कोनिकल सरफेस ने कितना सॉलिड एंगल क्रिएट किया है? 2 पाई। इसका मतलब कि यहां से गया आंसर आ गया हमारा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर आप ऑप्शन को देखिए तो ये दिया हुआ है एन क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ आ रहा हमारा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब कि बच्चा कह सकता है कि सर एन क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट।
यहां से सॉल्व करो, n का वैल्यू आ रहा है 3 एंड दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो आई थिंक कि इसमें बहुत कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट पता है, प्लस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को अगर आप सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट से रिलेट कर पा रहे हैं, तो ये सवाल विद इन मिनट का है। वैसे तो हमको समय लगा, चूंकि हमने ये आपको एक्सप्लेन किया सॉलिड एंगल। जो बच्चा कहेगा देखेगा कि सर हेमीस्फीयर का कंट्रीब्यूशन 2 पाई का, तो कोनिकल का भी 2 पाई हुआ, तो आधा आधा बट गया, एक से कितना क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो आधा आधा बांट दीजिए, तो आधा इसका कंट्रीब्यूशन है क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इसी साल जेई एडवांस 2024 का क्वेश्चन है, और समहाउ ये क्वेश्चन भी सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट पे ही है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर करते हैं। क्वेश्चन है, अ चार्ज इज केप्ट एट सेंट्रल पॉइंट P ऑफ ए सिलिंड्रिकल रीजन, द टू एजेस subtend half angle theta at P as shown in the figure. When theta is 30 degree, then the electric flux through the curved surface of the cylinder, ध्यान रखिए सिर्फ कर्व्ड सरफेस पे, ऊपर नीचे वाला जो आपका डिस्क सरफेस है उससे कोई फ्लक्स का बात नहीं हो रहा है। कह रहा है कि देखिए एक आपका सिलेंडर है, ये आपका सिलेंडर है, और सिलेंडर के बीचों बीच एक क्यू चार्ज रखा गया है। ये जो सेमी वर्टेक्स एंगल है वो थीटा है। कह रहा है कि जब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, तो इस कर्व्ड सरफेस से जो फ्लक्स है उसको उसको लिखा है फाई। फाई जब थीटा 30 है, तो मतलब कि देखिए कंडीशन क्या है। कह रहा है कि जब थीटा 30 डिग्री है, तो कर्व्ड सरफेस से जो फ्लक्स है वो आपका फाई है। कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स फाई है, ये कर्व्ड सरफेस से, ठीक है, ये फाई है। अब कह रहा है कि जब थीटा को बढ़ा के 60 डिग्री कर दिया, तो कर्व्ड सरफेस से निकलने वाला, मतलब व्हेन थीटा बिकम्स 60 डिग्री, जो फ्लक्स आपके कर्व्ड सरफेस से है ये आपका बन गया फाई बाई रूट एन। फाई बाई, हाँ ठीक है, फाई बाई रूट एन। तो आपको एन का वैल्यू बताना है। तो ये बड़ा ही सिंपल सवाल है। अभी अभी हमने सेमी वर्टेक्स एंगल और सॉलिड एंगल के बीच में एक रिलेशन देखा था। सॉलिड एंगल इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहली बात कि ये पूरा का पूरा जो क्लोज सिलेंडर है, ये इस चार्ज के लोकेशन पे टोटल सॉलिड एंगल कितना क्रिएट कर पा रहा होगा, 4 पाई एस्टे रेडियन। जाहिर सी बात है कितना करेगा, 4 पाई एस्टे रेडियन। ठीक है सर, तो 4 पाई एस्टे रेडियन में तो पूरे सिलेंडर का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन हमको तो सर सिर्फ कर्व वाले का मतलब है। तो भैया कर्व वाले का मतलब है ऊपर वाला जो डिस्क टाइप का क्रॉस सेक्शन और नीचे एक डिस्क का क्रॉस सेक्शन, इसका कंट्रीब्यूशन हटा दिया जाए। तो सर ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम सॉलिड एंगल पहले केस में निकाल लेते हैं। कैसे निकाले, चलिए पहले केस में, तो पहले केस में हम सॉलिड एंगल निकालते हैं कर्व्ड सरफेस के द्वारा। पहले सिचुएशन में कैसे निकाले सर, निकालना बड़ी आसान है। टोटल के द्वारा 4 पाई एस्टे रेडियन, टोटल के द्वारा माइनस माइनस ट्वाइस क्यों बोला, कि जितना सॉलिड एंगल का कंट्रीब्यूशन इस ऊपर वाले डिस्क उतना ही नीचे वाले ऊपर वाले का निकाल लेते हैं, उसका दुगुना करके 4 पाई एस्टे रेडियन घटा देंगे तो कर्व सरफेस का आ जाएगा। तो सर 4 पाई माइनस 2 इंटू, अब इसके लिए क्या करें सर, इसके लिए फॉर्मूला तुम पढ़ा 2 पाई 1 माइनस और थीटा है 30 डिग्री। तो इसको सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा 4 पाई माइनस 4 पाई, आई थिंक cos 30 माइनस रूट माइनस cos 30 है, तो cos 30 रूट 3/2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस रूट 3/2 स्टे रेडियन। ठीक है, तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 पाई से 4 पाई कट गया और ये आपका हो गया प्लस हो गया, हाँ तो ये आ गया आपका 4 पाई इंटू रूट 3/2, 4 पाई इंटू 1 माइनस कॉस 30, तो ये आपका 4 पाई से 4 पाई गया और माइनस, हाँ ठीक है 4 पाई रूट 3/2, ये आपका कर्व्ड सरफेस का पहले सिचुएशन में सॉलिड एंगल आया। तो सर ठीक है, अगर इतना है तो हम पहले सिचुएशन में कर्व्ड सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना लिख सकते हैं। अरे भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले सिचुएशन में लिख सकते हो कितना, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
पर यूनिट सॉलिड एंगल कंट्रीब्यूशन इनटू गिवन सॉलिड एंगल। तो सर गिवन सॉलिड एंगल कैसे लिखे, निकाल चुके हो, 4 पाई इंटू √3/2, 4 पाई से 4 पाई चला गया, ये आ गया Q इंटू √3/2 एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज फाई, जो कि गिवन है। ये आपके क्वेश्चन में गिवन है कि जब ये सेमी वर्टेक्स एंगल 30 डिग्री है तो जो हमारा फ्लक्स है वो फाई है, तो हमने निकाल भी लिया। फ्लक्स कितना आ रहा है, Q√3/2 एप्सिलॉन नॉट। चलिए आगे करते हैं। तो कह रहा है कि जब ये थीटा को बढ़ा के 60 डिग्री कर दिया गया, अब जो कर्व सरफेस से फ्लक्स जा रहा है वो φ/√n है। तो पहला काम क्या करें सर, पहला काम ये करते हैं कि सेकेंड सिचुएशन में हम जो है सॉलिड एंगल निकालते हैं कर्व सरफेस के द्वारा। तो सर सेकेंड सिचुएशन में हम सॉलिड एंगल कर्व सरफेस के द्वारा निकालते हैं, हम इसको ओमेगा डैश बोल देते हैं। तो कितना लिखे सर, बस वही है, कितना लिखेंगे जल्दी इससे समझिए, 4 पाई पूरे के द्वारा माइनस ट्वाइस ऑफ 2 पाई इंटू 1 माइनस cos 60 इज 1/2। तो आई थिंक ये आ गया 1 माइनस 1/2। तो यहां से आ गया हमारा 4 पाई माइनस 4 पाई इंटू 1 माइनस 1/2। एक 4 पाई निपट लिया तो आ गया हमारा 4 पाई इंटू 1/2 स्टे रेडियन, हमारा ये सॉलिड एंगल आ गया। ठीक है, चलिए, यानी जब हमने सेमी वर्टेक्स एंगल को बढ़ा के 60 डिग्री किया तो सर इस कर्व सरफेस के द्वारा जो सॉलिड एंगल बन रहा है वो हमारा आ गया 4 पाई इंटू 1/2। तो सर फ्लक्स कैसे लिखे, अरे बड़ा सिंपल है भाई, फ्लक्स सेकेंड केस में कर्व सरफेस द्वारा फ्लक्स लिखना है, कैसे लिखोगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, पर यूनिट सॉलिड एंगल से फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन, इनटू इस केस में हमारा सॉलिड एंगल कितना है सर, 4 पाई इंटू 1/2। 4 पाई से 4 पाई निपट लिया, ये आ रहा है हमारा Q/2 एप्सिलॉन नॉट। यानी φ2 जो है, φ2 का वैल्यू है Q/2 एप्सिलॉन नॉट, और फाई का वैल्यू है, आप देख सकते हैं बोर्ड पे, √3 Q/2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब देखो क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा φ2 है वो φ/√n है, φ/√n है। तो देख सकते हो कि अगर φ2 और φ1 को हम डिवाइड कर दे तो √3 का फैक्टर आ रहा है। हम आराम से लिख सकते हैं सर φ2 इज इक्वल टू φ1 डिवाइडेड बाई √3। φ1 में √3 से डिवाइड कर लो, देखो क्या बचेगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट बचेगा, जो कि φ2 है। इसका मतलब कि हमारा n का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, एंड दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो देखिए इस तरह के सवाल अगर एडवांस में आपसे पूछे जा रहे हैं और रिसेंट ईयर में पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब कि पेपर चाहे जैसा भी हो, हम ये नहीं कह रहे कि एडवांस के पेपर में हर सवाल बहुत इजी होगा। 70% 60% क्वेश्चंस वैसे होते हैं जिनको आप क्लास के दौरान अगर आप अटेंटिव तरीके से लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, प्रॉपर न्यूमेरिकल और प्रॉपर सीट कर रहे हैं, तो आई थिंक कि 60 to 70% क्वेश्चन को आप मैनेज कर सकते हैं। बाकी 20 से 25% क्वेश्चंस थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट मांगते हैं, तो उनके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज प्रिपरेशन करना होता है। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि एडवांस के क्वेश्चंस को बनाने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। खास करके फिजिक्स का जो प्रॉब्लम है उसमें थोड़े से मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस का यूज है। अगर आपका मैथ्स पे पकड़ अच्छा है, आपका कैलकुलेशन अच्छा है, आपका प्रैक्टिस अच्छा है, आप जल्दी चीजों को कैलकुलेट कर पाते हैं, वो भी एक्यूरेसी के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक्यूरेसी होना जरूरी है। अगर आप एक्यूरेट हैं अपने कैलकुलेशंस में तो आपके एग्जाम क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आई थिंक कि आप समझ सकते हैं कि गॉस लॉ के बेसिस पे और खास करके सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट पे इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बनाए जाते हैं। पिछले सीरीज में हमने डाइपोल का थियरी भी पढ़ा था और डाइपोल पे पूछे गए आज तक के जितने क्वेश्चंस हैं रिसेंट 10-12 सालों में, उसको हमने डिस्कस किया है। और ये इलेक्ट्रोस्टैट की सीरीज में आपका तीसरा वीडियो है। इसमें आज हमने देखा कि हम गॉस लॉ को इन टर्म्स ऑफ सॉलिड एंगल कैसे यूज कर सकते हैं, और उस बेसिस पे हमने रिसेंट में पूछे गए 2 सवालों को किया है।
आप PYQs को सॉल्व कीजिए, सीट को सॉल्व कीजिए। आई थिंक कि आपकी तैयारी में हम लोग का ये प्रयास, हमारा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और गर्मी बहुत है इसलिए बच के रहिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।